गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट स्टडीज़ यानी EVS, जो कि आपको हर कंपटीशन में काम आएगी, चाहे स्कूल में एग्जाम में बैठे हों या फिर जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ये EVS के 17 टॉपिक्स हैं, 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें पूरी EVS कवर हो जाएगी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरणीय अध्ययन। बायलिंगुअल क्लास देते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है, मैं अंशु सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है @myteacher अंशुल सर, आप सर्च कीजिए। आपको जो है बहुत सारी वीडियो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट की, डिफरेंट टाइप की क्लासेस की आपको मिल जाएंगी। बायलिंगुअल क्लासेस मिलती हैं, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों के लिए बेनिफिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरणीय अध्ययन, पहला चैप्टर पर्यावरण, इन्वायरमेंट क्या होता है। ऑल कंपटीशन के लिए, क्योंकि EVS तो हर एक कंपटीशन में आती है, किसी भी कंपटीशन में आप बैठे हों। शॉर्ट्स नोट्स हैं, आराम से पढ़ते हैं। तो पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट क्या होता है। अब पर्यावरण को अगर हम डिवाइड करें तो दो शब्द आपको मिलेंगे, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है वो, और प्लस करके आवरण जो दे रखा है वो है घेरा। आवरण का मतलब होता है घेरा, जैसे कवर होती है ना किसी की, वो जो हमें चारों ओर से घेरे हुए। एनवायरनमेंट क्या है, हमें चारों ओर है, जो हमें प्रेजेंस उसकी महसूस भी होती है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। परिभाषा पढ़ें, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे हुए है उसे पर्यावरण कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट क्या क्या है एनवायरनमेंट में, पर्यावरण के घटक क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक, जो कि ह्यूमन मेड हैं, और प्राकृतिक जो कि हमें गॉड गिफ्टेड है, जो कि हमें ऊपर वाले से मिले हैं। देखिए, जितना मेरे पास सोर्स है, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो कोई भी क्लास हो, मैथ की क्लास हो, किसी की भी क्लास हो, साइंस क्लास हो, SST की क्लास हो, और बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं और धीरे धीरे डिटेल में जो है अपलोड हो रही हैं वीडियोस धीरे धीरे। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, जो कि आपको कॉम्पिटिशन में, स्कूल में, हर जगह काम आएगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये सोच के शेयर करें कि हम एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। प्राकृतिक घटक में देखेंगे जैविक घटक, जिसे हम इंग्लिश में बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। उदाहरण देखें तो एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी जंतु एवं पादप। अजैविक घटक दूसरा पार्ट है इसका, नेचुरल कंपोनेंट्स का, जिसे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। उदाहरण देखें तो लाइट, सॉइल एंड एयर। बहुत से लोग ऐसे नॉन लिविंग मानते हैं, मानना चाहे मान सकते हैं, लेकिन ये भी ऐसा काम करते हैं जो कि हमें क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स को जीवन दे रहे हैं। बिना एयर के, बिना सॉइल के, बिना लाइट के कहाँ लाइफ जो है सर्वाइव कर पाएगी। अब है मानव निर्मित घटक, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल में देखें जो कि हम लोगों ने बनाए हैं, इनको यूज़ करते हुए भवन हैं, बिल्डिंग्स हैं, हमारी होम हैं, घर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, पार्क हैं, स्विमिंग पूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने बनाई हैं इनको इस्तेमाल करके। क्योंकि बिना इनके हम जो है ना तो बिल्डिंग की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ना कि कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना कि पुल पार्क कुछ भी नहीं बना सकते। फर्नीचर अगर चाहिए होगा तो भी वो हमें जो प्लांट्स की, एनिमल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से जो है इनके ज़रिए हमने क्या किया है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स बनाए हैं, मानव निर्मित घटक बनाए हैं। आई होप जितना समझ में आया होगा आपके। पर्यावरण क्या होता है, दो शब्दों से बनता है, परि प्लस आवरण। परि माने होता है चारों तरफ, घेरा जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। परिभाषा देखें तो परिभाषा में क्या पढ़ा हमने, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र, वो एरिया जिसमें हम चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। कंपोनेंट दो तरह के, नेचुरल कंपोनेंट और ह्यूमन मेड कंपोनेंट। नेचुरल कंपोनेंट 2 पार्ट में डिवाइड थे, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, यानी जैविक घटक और अजैविक घटक। और मानव निर्मित आपको दिखाई दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। बस आपसे हाथ जोड़ के इतना सा नम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुंच जाए जिनको बाकी में वीडियोस की ज़रूरत है। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरा एक एम है कि मैं अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ हर उस बच्चे तक जो दूर दूर के क्षेत्र में बैठा हुआ है, घर पे पढ़ना चाहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पर्यावरण के क्षेत्र को जो सेक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट है, उसको 4 पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, आप घर में रह रहे हैं, आपके घर में क्या है, हर चीज़ फैसिलिटी होनी चाहिए जब भी आप घर में सर्वाइव कर पाएंगे। मान लो घर में पानी ना हो, हवा ना हो, या फिर गंदा हो, तो आप नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में हर चीज़ अगर सही है तभी हम उस एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, वरना हम नहीं रह पाएंगे। जैसे कि हमारा घर है, हमारी होती है, बाथरूम भी होते हैं, ठीक है, वॉशरूम भी होते हैं, लिविंग रूम होता है, किचन होती है, तो अलग अलग डिवाइड होते हैं और सबकी ज़रूरत पड़ती है, तभी एक घर बनता है और अच्छी तरह से हम रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसे ही एनवायरनमेंट का भी होता है। एनवायरनमेंट को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, पर्यावरण निम्न 4 वर्गों में जो मिलकर बना होता है। स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर जिससे हम सांस ले रहे हैं, जैव मंडल, इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने जब पढ़ाया था 8th क्लास की साइंस में, तब आपने सीखा भी होगा। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में आने वाली सब चीज़ों को क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं।
तो एयर, वाटर एंड लैंड, इन सबको हम क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। बायोस्फीयर को तीनों को मिला के, क्वेश्चन आता है एयर, वाटर और लैंड तीनों को मिलके क्या बनेगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या 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 ऑप्शन आए तो याद रखिएगा, एयर, लैंड और वाटर तीनों को मिला के, जैसे किचन, बाथरूम, वॉशरूम, लिविंग रूम वगैरह, उनको क्या बना के क्या बनता है, एक हाउस बनता है, घर बनता है। इसी तरह से इन्वायरमेंट में तो नोट दे रखा है, हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, ठीक है, 5 ओशियंस हैं, उसके अलावा 7 महाद्वीप हैं, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। पूरा जो हमारा धरती है उसमें 5 जो है महासागर हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स है, जो कि हाइड्रोस्फीयर में आता है। जल स्थल है वो हमारा पानी का एरिया है, जहाँ वायु, जल तथा स्थल हो वही जीवन संभव है। वहीं जो जीवन संभव है यहाँ ये तीनों चीज़ हों। हवा हो, बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते। भाई पानी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्थल यानी कि लैंड रहने के लिए एक अच्छी जगह हो, उपजाऊ जगह हो। ये तीनों अगर चीज़ हैं तो इन तीनों से ही जीवन संभव है, वही अच्छा एनवायरनमेंट कहलाएगा। जैसे कि मून है, मून पे हम भी लिविंग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ ये तीनों अभी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ ये तीनों चीज़ पॉसिबल है, एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे हम उसे कहीं ना कहीं अपनी लालच को पूरा करने के लिए हम उसे डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन संभव बनाता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं। जल, स्थल, वायु, उसे हम जैवमंडल कहते हैं, याद रखिएगा, यानी कि बायोस्फीयर कहते हैं। आगे देखेंगे स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड एरिया। 71% जो है वाटर है, 29% एरिया है हमारा। इसका निर्माण शैलों एवं खनिजों से मिलकर हुआ है, यहीं से जो है कोयल वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, अलग अलग तरह के रॉक्स निकाले जाते हैं धरती को खोद के, खनन करके। पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी 29% भाग स्थलमंडल है, यानी कि लैंड है। पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, जो ऊपरी परत जो है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, जैसे भूपटपट्टी भी कहते हैं। शैलों के अपरदन से जो शैल जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनके क्या कहते हैं, टुकड़ा हो के पिसने से क्या होता है, सॉइल बनती है, यानी कि सॉइल का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए सॉइल का निर्माण कैसे होता है तो शैलों के अपरदन से। दूसरा अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो है लैंड का एरिया कितना, 29% है, जिस पर हम रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। अब लिथोस्फीयर हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। धरातलीय जल के स्रोत, महासागर, सागर, नदियाँ, झील, तालाब, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। ओशियंस हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड हो गए, ठीक है, ये सारे कहाँ आएंगे, ये सब हाइड्रोस्फीयर का में आएंगे। पृथ्वी का लगभग 2/3 यानी कि 71% वो जो है भाग जो जल से घिरा हुआ है। इसके अंदर धरातलीय जल, सरफेस वाटर भी है और ग्राउंड वाटर दोनों मिले हुए हैं, जिसमें पीने का पानी भी है और खारा पानी भी है। जल के प्रकार 71% इस तरह से डिवाइड है, जिसमें 97.5% लवणीय जल है, यानी सैलिन वाटर, जिस महासागर में जो पीने योग्य नहीं है, यानी कि सॉल्टी वाटर है। अब इसमें से 2.5% जो ताज़ा जल है, शुद्ध जल है, जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। उसमें से भी 17% जो है, 70% जो है क्या है, हिमनद यानी कि पहाड़, बर्फ़ के जो पहाड़ है उसमें जमा हुआ है। 30% उसमें ड्रिंकिंग वाटर जो कि हम ग्राउंड लेवल से क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये डिवाइड समझ में आया होगा। डिविजन 71% को हमने काटा है, 100% में 97 कितना है, 2.5% कितना है, इस तरह से आप समझ पाएंगे। इसलिए कहते हैं पानी पीने का बहुत कम है, हमें जो वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक आपको इमेज दे रखी है हाइड्रोस्फीयर की, जिसमें आपको दिख रहा है ये समुद्र का किनारा है। समुद्र किनारे इस तरह से ट्री वगैरह लगा हुआ है। सूरज की रोशनी की वजह से भाप की बन के जो पानी ऊपर जाता है, इसे एवोपरेशन कहते हैं। फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, बारिश के थ्रू क्या होता है, पानी नीचे आता है। इससे ग्राउंड लेवल भी बढ़ जाता है पानी का। तो हाइड्रोस्फीयर का आपको दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे चारों ओर वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स बल के कारण उपस्थित है। पृथ्वी चारों ओर विस्तृत गैसों के एक आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों तरफ, जैसे कि आपको अर्थ के साइड ब्लूइश कलर की दिखाई दे रही होगी, तो बहुत सारी हवाएं हमारे आसपास घूम रही हैं, गैसें घूम रही हैं। उसी आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन भी है, जिसकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन अलग अलग बुक में थोड़े परसेंटेज इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। ये आप याद रखिएगा। जैसे कि आपको दे रखी है पृथ्वी अर्थ है, अर्थ से धीरे धीरे लेयर शुरू होती हैं। तो सबसे पहले जो अर्थ की लेयर है जिस पर हम रह रहे हैं वो है ट्रोपोस्फीयर यानी सौरमंडल, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे आती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। थर्ड नंबर पे आती है मिथोस्फीयर, मध्यमंडल।
4th नंबर पे आयन मंडल, आयनोस्फीयर, और फिर आती है भारे मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर। इस तरह से लेयर हैं, याद रखिएगा। एमिस्ट करके आप जो है शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, एमिस्ट, ठीक है। जैसे केमिस्ट होता है, एमिस्ट। तो आप इस इमेज का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप याद रखिएगा कौन कौन सी लेयर हमारी तरफ हैं। जैसे कि पहली मैंने बताई आपको शोभ मंडल, इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। शोभ मंडल, द ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की सबसे जो है लोवेस्ट लेयर यानी कि धरती के करीबी वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसे कहते हैं। ऊंचाई पर जितने हम ऊंचाई पर जाएंगे उसमें क्या होगा, तापमान टेम्परेचर में क्या होता है, कमी आती है। प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पे, जैसे 165 मीटर हाइट ऊपर चढ़ते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम हो जाता है। 165 मीटर पे जाके क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइट इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सभी इसी ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है। अलग अलग लेयर में अलग अलग टेम्परेचर की बात होती है। इसमें आप जितना ऊंचा जाएंगे उतना टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सभी मौसमी घटनाएं, जितनी वेदर इवेंट्स होते हैं, बारिश का होना, क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह, वर्षा, हिमवर्षा, पवनें वगैरह चलना, इसी में होती हैं। हवा की डेंसिटी, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ होती है, शोभ मंडल में होती है। और हवा की डेंसिटी, घनत्व सबसे कम कहाँ होती है, वो वायुमंडल में होती है, जो बाहर वाली थी। फिर सेकंड आता है समताप मंडल। अब सेकंड आती है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ओजोन लेयर जो पाई जाती है इसमें, इस मंडल में तापमान स्थिर रिमेन कांस्टेंट रहता है। इसीलिए ओजोन परत पराबैंगनी जो किरणें होती हैं हमारे पास आने नहीं देती। वो क्या होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, ओजोन लेयर हमारे पास आने नहीं देती। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच, प्रोटेक्टिव शील्ड भी कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भी क्या होता है, डिप्लीट होता जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से। ओजोन परत में छेद, होल का कारण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। सभी वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। जितने भी हमारे जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो इसी मंडल में आके उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट जो टेम्परेचर जो रहता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। फिर आती है आपकी फिर आती है आपकी थर्ड मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। याद रखिए वहाँ क्या हो रहा था, तापमान डिक्रीज होता था, टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड इन द मेसोस्फीयर। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। याद रखिएगा सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, मेसोस्फीयर। उल्का पिंड जो होती है, मेट्रॉइड्स, इसी परत में आके जो है नष्ट हो जाते हैं। अगर कहीं से भी आ रहे हैं तो इसमें आके नष्ट हो जाते हैं। फोर्थ है आपका आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। आयन मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। वहाँ डिक्रीज हो रहा था, याद रखिएगा, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा था हर लेयर में जाके टेम्परेचर का क्या होता है, चेंजेस होते हैं। जैसे ही आप बढ़ेंगे यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा विद एल्टीट्यूड इन द आयनोस्फीयर। रेडियो वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयनोस्फीयर, रेडियो तरंगे जो है यहाँ से परिवर्तित हो जाती हैं। लास्ट है आपका वायुमंडल यानी कि भारे मंडल, जिसे हम वायुमंडल दे रखा है। इट इज़ आउटर लेयर, इसे हम आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कहते हैं। सबसे भारी है परत जो होती है। इस मंडल में गैस बहुत विरल होती हैं, अवस्थाएं पाई जाती हैं, रेयर होती हैं। सबसे कम घनत्व वाली जो होता है यही होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा जो होता है वो ट्रोपोस्फीयर यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे, और सबसे कम वायुमंडल में। तो ये सारी चीज़ थी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। तीनों चीज़ हमने पढ़ी, एयर, लैंड और वाटर के बारे में। पहला चैप्टर था एनवायरनमेंट स्टडीज़, आज से हमने स्टार्ट करा दी है। 17 वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें पूरी एनवायरनमेंट स्टडी, जिस भी कॉम्पिटिशन में आप बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, आपको ये हेल्पफुल रहेगी। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।